हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो है आपका ये जो है सब्जेक्ट वैद्युत उपकरणों का संस्थापन, अनुरक्षण एवं मरम्मत, इस सब्जेक्ट की क्लास को पहले चैप्टर को देखेंगे और इसी वीडियो में हम पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है और इस पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। पहला चैप्टर है आपका टूल्स एंड एसेसरीज, मतलब कि औजार और उपकरण। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें टूल्स, औजार, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। इसका मतलब है कि इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क में कौन कौन से टूल्स लगते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। मतलब कि वैद्युत उपकरणों के संस्थापन में, मेंटेनेंस में और रिपेयर में कौन कौन से टूल और इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, उन्हीं के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। इसके बाद है आपका नॉलेज ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, मतलब कि जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री हो गई, कोई भी कंपनी हो गई, तो उसमें क्या होते हैं, काम करने के लिए श्रमिकों के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं ताकि मतलब कि श्रमिकों की क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। उसके लिए हर इंडस्ट्री अपना अपना अलग अलग रूल बनाती है। ऐसे ही इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, 143 नियम है, आपको उनको पढ़ना है। तो मतलब कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में आपको जानना है। इसके बाद है सेफ्टी कोड, मतलब कि कोई भी कंपनी में अगर कोई भी श्रमिक कार्य कर रहा है तो उसके लिए कुछ सुरक्षा के लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं। वो नियम को क्या करता है, श्रमिक उसका पालन करता है अपनी सुरक्षा के लिए, तो वो सेफ्टी कोड होता है, उसको आपको पढ़ना है इसमें। एंड कॉसेस एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, मतलब कि अगर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस या रिपेयर से इलेक्ट्रिकल में कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, तो अगर उसमें एक्सीडेंट के कौन कौन से कारण हो सकते हैं और उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, इसका मतलब ये है यहाँ से कॉसेस एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, इसको पढ़ना है। फिर इसके बाद है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, तो उसको अगर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर क्या होता है, हृदय की गति रुक जाती है, तो उसको कृत्रिम सांस देने की आवश्यकता होती है। तो यही इसमें यही पढ़ना है कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, उसके लिए कृत्रिम सांस देने की कौन कौन सी विधियां हैं, ये सारी विधियों को इसमें पढ़ना है। और अगला हेडिंग है वर्कमैन सेफ्टी डिवाइसेस, मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन सी युक्तियां हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। तो इस पूरी चैप्टर में यही पढ़ना है। 14 पीरियड का शायद ये चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, लेकिन पढ़ केवल थ्योरी टाइप का है, कोई न्यूमेरिकल वजह जैसा कुछ नहीं है। केवल इसमें समझना है कि कौन कौन से टूल्स हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं इंस्टॉलेशन में, मेंटेनेंस में और रिपेयर में। तो सबसे पहले हेडिंग की अगर बात करें तो सबसे पहला हेडिंग जो है आपका टूल्स, एसेसरीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क। तो इसमें हम आपको अलग अलग बताएंगे कि मतलब कि इंस्टॉलेशन के लिए कौन से टूल्स, एसेसरीज एंड इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं, फिर मेंटेनेंस के लिए, फिर रिपेयर के लिए। तो अलग अलग देख लेते हैं। तो पहले देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला चैप्टर है जो का औजार एवं सहायक उपकरण। पहला हेडिंग हमने लिखा है वैद्युत अनुरक्षण एवं मरम्मत में प्रयुक्त औजार एवं उपयंत्र, मतलब कि इंस्टॉलेशन में जो मेंटेनेंस और रिपेयर में जो जो औजार और उपयंत्र लगेंगे उनके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, अनुरक्षण। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंस्टॉलेशन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन कौन से इक्विपमेंट या टूल्स लगते हैं। तो उससे पहले हमको जानना होगा कि मेंटेनेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इससे समझते हैं कि मेंटेनेंस क्या है। तो विद्युत मशीन या उपकरण को चालन स्थिति में बनाए रखने के लिए, ताकि वह पूर्ण दक्षता व क्षमता के साथ प्रयोग किया जा सके, जो कार्य किया जाता है उसे अनुरक्षण कहते हैं। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि कोई भी मशीन है, उसको मतलब कि उसको हमेशा मतलब चालन स्थिति में बनाए रखने के लिए उसके कुछ कार्य किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस बोलते हैं। और मेंटेनेंस से वो कोई भी मशीन हो गया, कोई भी कंपनी में कोई भी मशीन लगा है, उसको क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो मेंटेनेंस के दौरान क्या होता है, कई प्रकार के टूल्स और इंस्ट्रूमेंट क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टूल्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस इंस्टॉलेशन रिपेयर, मतलब कि जो उपकरण हैं मेंटेनेंस में, इंस्टॉलेशन में और रिपेयर में कौन कौन से टूल्स लगते हैं, उसके बारे में हमको एक एक टूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो हम यहाँ पे डिटेल में तो हम नहीं लिखे हैं, लेकिन आप बुक से पढ़ सकते हैं। डिटेल में थोड़ा सा लिख दिया है समझने के लिए।
तो सबसे पहला टूल्स जो है आपका स्क्रू ड्राइवर, जिसे आप पेचकस भी कहते हैं। तो जिस टूल की सहायता से स्क्रू को कसा या ढीला किया जाता है उसे स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। स्क्रू ड्राइवर के 3 भाग होते हैं, हैंडल, सैक, ब्लेड। हैंडल आपको बता दें, जो ऊपर जिस भाग को हम पकड़ते हैं उसे हैंडल बोलते हैं, और जो लोहे टाइप का निकला हुआ होता है उसे बोलते हैं सैक। और ब्लेड जिससे स्क्रू को कसते या ढीलते हैं उसको ब्लेड बोलते हैं। स्क्रीन पे आपको हम इसका चित्र दिखा देंगे, आप समझ जाएंगे वहाँ से कि हैंडल, सैक और ब्लेड क्या है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी टूल्स हम आपको बता रहे हैं वो टूल्स जो है मेंटेनेंस में भी प्रयोग किए जा सकते हैं, इंस्टॉलेशन में भी, रिपेयर में, मतलब कि मरम्मत से संबंधित कार्य में, संस्थापन और अनुरक्षण, तीनों ही कार्य में ये टूल्स प्रयोग किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे हमने आपको बताया स्क्रू ड्राइवर, तो जरूरी नहीं है कि स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग सिर्फ मेंटेनेंस, मरम्मत की कार्यों में ही किया जाए, वो रिपेयर में भी प्रयोग हो सकता है और इंस्टॉलेशन में प्रयोग किया जा सकता है। जिस भी टूल्स की आवश्यकता जहाँ पर होगी वहाँ पर उसको उसी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। तो अगले टूल्स के बारे में बात करते हैं, कटिंग प्लायर्स। इन सभी टूल्स का हम आपको स्क्रीन पर चित्र दिखा देंगे, वहाँ से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो अगला टूल्स है आपका कटिंग प्लायर्स। तो कटिंग प्लायर्स क्या होता है, यह जो होता है एक प्रकार का हैंड टूल है, इसे प्लास भी कहते हैं। जो आप प्लास जिसे बोलते हैं उसे को क्या बोलते हैं, कटिंग प्लायर। वैसे तो प्लायर जो होते हैं ना कई प्रकार के होते हैं, तो ये जो बता रहे हैं आपको प्लायर, वो कटिंग प्लायर है। तो इसका प्रयोग जो होता है तार काटने, छीलने व मोड़ने के लिए और छोटे जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह जो होता है इसका कास्ट स्टील का बना होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है जबड़ा और हैंडल और रिवेट। इसका चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टूल जो है वो है नोज प्लायर। आप एक प्लास देखे होंगे कि जो उसका आगे का भाग होता है वो नोकदार होता है, उसी को बोलते हैं नोज प्लायर। नोज प्लायर इसे इसलिए बोलते हैं जो आगे का भाग होता है ना वो बहुत लंबा होता है। तो नोज प्लायर क्या है इसको देख लेते हैं। यह फ्लेक्सिबल व छोटे आकार की तारों को काटने के काम में आता है। यह अपनी लंबी नोच के कारण कार्य कर सकता है। यह स्टील का बना होता है। तो ये हो गया नोज प्लायर। ये भी टूल का प्रयोग हम इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर तीनों ही काम में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला टूल देखते हैं। अगला टूल है सिंगल एंडेड स्पैनर। इसको आप चित्र पर देख लीजिए। नट बोल्ट को कसने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे स्पैनर कहते हैं। इसमें एक ही सिरे पर जबड़े होते हैं। यह स्टील का बना होता है। सिंगल एंडेड एक स्पैनर होता है, एक डबल एंडेड स्पैनर होता है। उसमें सिंगल एंडेड में क्या होता है, एक ही सिरे पर जबड़ा होता है, और डबल एंडेड जो होता है वो दोनों सिरे पर इसके जबड़ा होता है, और यह स्टील मटेरियल का बना होता है। और अगला है फिटर वायर्स। आपने इसको शायद वर्कशॉप में देखा होगा। किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए जो मतलब टूल प्रयोग किया जाता है उसे फिटर वाइस कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉब को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग किए जाते हैं उसे वाइस कहा जाता है। जो मतलब कि जॉब को जो पकड़ता है उसे क्या बोलते हैं, वाइस बोलते हैं। और ये कई प्रकार के हो सकते हैं। इसका मुख्य भाग क्या होता है, इसका जबड़ा होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक टेस्टर। इसके बारे में तो आपको पता होगा कि मतलब कि इलेक्ट्रिक किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक टेस्टर का प्रयोग करते हैं। तो यह ऐसा टूल है जो किसी सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। यह एक तरफ से फेज वायर से और न्यूट्रल जो है हमारी बॉडी से लेता है। और इसके बाद पॉकर जो है, पॉकर भी आप देखे होंगे कि यह जो होता है नोकदार होता है। यह वह नोकदार औजार जो लकड़ी पर पेचों के लिए छेद करने का कार्य करता है, पॉकर कहलाता है। हैमर, ये भी एक टूल है जो कि इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप जानते होंगे। हैमर मतलब हथौड़ा। बड़ी बड़ी कील को ठोकने के लिए, धातु को पीटने के लिए, मोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हैक्सा के बारे में आपको पता होगा। इस सबका चित्र हम बारी बारी से आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और अगला टूल है क्रिम्पिंग टूल। हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन का प्रयोग आपका पता ही होगा। इसका क्यों प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिकल में बहुत इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है कठोर से कठोर धातुओं को अंदर छेद करने के लिए किया जाता है। तो अगला इंस्ट्रूमेंट है या अगला टूल्स है हमारा वायर गेज। वायर गेज का प्रयोग होता है जो इलेक्ट्रिकल में जो वायर प्रयोग किए जाते हैं उसके गेज को मापने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। यह गोला टाइप का होता है। इसको भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो यह स्टील की बनी एक डिस्क होती है। इसकी परिधि पर कई आकार के खांचे बने होते हैं। जो परिधि होता है उस पर कई आकार के खांचे बने होते हैं। इस पर 0 से 36 तक अंक अंकित होते हैं। मोटर वाइंडिंग में प्रयोग होने वाली तारों के गेज को नापने के लिए तारों को प्रत्येक खांचे में घुसाकर देखते हैं। जिस नंबर पर वह तार सही से प्रवेश करता है उस खांचे का नंबर तार का गेज होता है।
तो यहाँ पर देख लें, अब इन टूल्स के बारे में जान गए कि एक इतने प्रकार के टूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मुख्य टूल्स, अगर जैसे एग्जाम में आ गया तो आपको बहुत सारे टूल्स नहीं लिखने हैं, केवल 1 से लेकर 12 तक। हमने 12 टूल्स लिखे हैं, तो 12 टूल्स लिख देंगे, काफ़ी पर्याप्त होगा। अब देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर में प्रयोग हो सकते हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है आपका मल्टीमीटर। नाम से पता चल रहा है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कई भौतिक राज्य, धारा, वोल्टा, प्रतिरोध आदि को मापने के काम आता है। यह एनालॉग और डिजिटल दोनों हो सकता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है मेगर। मेगर आपको पता ही होगा क्या होगा। मेगर जो होता है हाई रेजिस्टेंस मापने का एक यंत्र होता है। इसका प्रयोग जो है 1 मेगा ओम से अधिक रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग इंसुलेशन टेस्ट के लिए भी किया जाता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है आपका एलसीआर मीटर। एलसीआर मीटर का मतलब है कि यह क्या करता है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को मेजर करता है, मतलब मापता है। ओम मीटर क्या है, यह किसी कंपोनेंट का प्रतिरोध मापता है, ओम मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर यह 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापता है, उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। मतलब कि इंस्टॉलेशन मतलब कि संस्थापन, अनुरक्षण एवं मरम्मत में जो जो भी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख दिए हैं, इसके आगे आप लिख सकते हैं, आप बुक से देख के आगे इसके पढ़ सकते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा वाट मीटर। वाट मीटर आपको पता होगा शक्ति को मापता है। तो यह किसी सर्किट में पावर को मापता है, मतलब कि यह रिपेयर में भी प्रयोग हो सकता है, मेंटेनेंस में भी, इंस्टॉलेशन में, कहीं पर भी जहाँ पर जिसकी आवश्यकता होती है वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं। आवृत्ति मीटर मतलब कि फ्रिक्वेंसी मीटर, यह क्या करता है, किसी करंट की फ्रिक्वेंसी को मापता है। तो हम कुछ इक्विपमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमने देखा क्या, ये टूल्स पढ़ लिया कि कौन कौन से टूल्स प्रयोग किए जाते हैं इंस्टॉलेशन में, मेंटेनेंस में और रिपेयर में। अगला पढ़ लिया कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं इंस्टॉलेशन में, मेंटेनेंस में एंड रिपेयर में। अब हम इक्विपमेंट पढ़ेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो पहला इक्विपमेंट है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के बारे में आप लिख सकते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या करता है कि नॉर्मल एवं एबनॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करता है। और ट्रांसफार्मर भी आप जानते हैं, तो अगला इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर है। इसी प्रकार सबके बारे में जैसे यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है इसमें। तो ट्रांसफार्मर, पैनल बोल्ट, केबलिंग, स्विचेस, सेफ्टी प्रोडक्ट्स, जनरेटिंग सेट्स हो गया, कॉन्टैक्टर्स हो गया, एनक्लोजर, रिलेस और मेंटेनेंस एंड रिपेयर टूल्स जो हो सकते हैं। तो हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सूची बनाई। एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है ऐसे कि इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर में कौन कौन से टूल्स प्रयोग होते हैं उनकी एक सूची बनाइए। तो वहाँ पे आपको सूची बनाने के लिए दे दिया जाएगा। तो आप टूल्स, इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट अलग अलग डाल के आप उनका नाम लिख सकते हैं। अगर सूची बनाने को आएगा तो केवल नाम लिखना होगा, और अगर केवल उसके बारे में लिखने को भी आएगा तो आपको अलग अलग इस प्रकार लिखना होगा। तो अगला देखते हैं इसमें क्या दिया है। अगला है कि नॉलेज ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। तो हमने आपको बताया कि कोई भी इंडस्ट्री हो गई, कोई भी कंपनी हो गई, तो जिस प्रकार की कंपनी जैसा उसमें काम होता है वहाँ पर उसमें सुरक्षा के लिए उसमें रूल बनाए जाते हैं। उन श्रमिकों को क्या किया जाता है, उन रूल को फॉलो करना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल इसी प्रकार से है। तो देखते हैं कि भारत में भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी रूल सबसे पहले कब बनाया गया। सबसे पहले भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के तहत शक्तियों के प्रयोग में केंद्रीय विद्युत बोर्ड द्वारा बनाए गए। मतलब कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, वो क्या है, पावर से संबंधित हैं। तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, रिपेयर से संबंधित कार्य को करते समय सुरक्षा सावधानी का पालन करना आवश्यक होता है। इसलिए कुल 143 नियम बनाए गए हैं। कुछ मुख्य नियम नीचे दिया गया है। तो कुल मतलब कि कुल मिलाकर रूल नंबर 1 से रूल नंबर 143 तक के नियम बनाए गए हैं, जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कहलाते हैं। उन सभी नियम को आपको पढ़ना है, लेकिन 143 नियम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने कुछ मुख्य नियम लिख दिए हैं इसमें, और बाकी नियम आप बुक से पढ़ सकते हैं। बुक में बहुत सारे नियम दिए हैं। तो मतलब रूल नंबर 1 से नहीं लिखा है, क्योंकि रूल नंबर 1 में क्या था, कुछ न्यूमेरिकली टाइप का चीज़ें थी, इसलिए हमने नहीं लिखा है। रूल नंबर 29 से 5 रूल लिख लिए हैं, बाकी आप आसानी से बुक से पढ़ लेना, कोई कुछ है नहीं इसमें। तो रूल नंबर 29 क्या है, यह नियम जो है विद्युत सप्लाई लाइन को बनाना, खड़ा करना, उनकी सुरक्षा और देखभाल से संबंधित है। रूल नंबर 30 क्या है, यह नियम जो है उपभोक्ता के भवन, विभागीय लाइन व मशीन से संबंधित है।
रूल नंबर 31 जो है, यह नियम उपभोक्ता के भवन में कटआउट से संबंधित है। यह नियम यह कहता है कि उचित जगह पर कटआउट लगाया जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ पर कटआउट की आवश्यकता हो वहाँ वहाँ पर कटआउट लगाया जाएगा। रूल नंबर 34 यह है कि इस नियम के अनुसार यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यदि नंगे या खुले चालक को लगाया गया है तो किसी भी व्यक्ति की पहुंच वहां तक न होता हो। मतलब को जो सप्लायर जो इलेक्ट्रिक को सप्लाई करता है, अगर वह क्या करता है खुले तार को कहीं पर लगाता है तो उसको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वहाँ पर किसी की पहुँच न होती हो, वहाँ मतलब कि उसको सुनिश्चित कर लेना चाहिए, रूल है। तो ठीक इसी प्रकार कुल 143 नियम बनाए गए हैं जिसे एक विद्युत अभियंता अर्थात इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इसको पालन करना चाहिए। तो आप 143 नियम है, उनमें से 10 या 15 रूल तैयार कर लेंगे तो काफ़ी होगा इसमें से। तो अगला देखते हैं इसमें। अगला जो आपका सेफ्टी कोड मतलब सुरक्षा कोड, आपको सबसे पहले बताया सुरक्षा कोड क्या होता है। जैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बनाए गए थे, सब कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं, उन नियम को क्या करता है एक विद्युत अभियंता को उसको पालन करना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार हर कंपनी या हर उद्योग सभी प्रकार की कंपनियों में क्या होता है सुरक्षा कोड निर्धारित किए जाते हैं ताकि काम करते वक्त वो उन नियमों को पालन करें और उसकी वजह से कोई दुर्घटना ना हो, इसीलिए सेफ्टी कोड बनाए जाते हैं। आप किसी भी कंपनी में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे क्या कुछ बोर्ड टाइप का लगा होता है, उसमें लिखा होता है किन किन नियमों का पालन करना है ताकि कोई दुर्घटना न घटित हो सके। तो उसी के बारे में कुछ सेफ्टी कोड हैं, ये भी बहुत ज़्यादा है, केवल 5 मुख्य लिखे हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी उद्योग अथवा कंपनी सुरक्षा कोड निर्धारित करते हैं ताकि उस उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा हो सके तथा कोई दुर्घटना न हो सके। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस व रिपेयर से संबंधित कार्य करते समय कोई दुर्घटना न हो कुछ कोड निर्धारित किया गया है। मतलब वर्किंग अवस्था में जब मतलब सर्किट में क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट हो, उस अवस्था में सर्किट से क्या होना चाहिए, आपको दूर रहना चाहिए। ये पहला सेफ्टी कोड हो गया। दूसरा सेफ्टी कोड क्या है कि रिपेयर्स करने से सप्लाई कट करना चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई रिपेयर से संबंधित कार्य कर रहे हैं सबसे पहले सप्लाई को कट करना चाहिए, उसके बाद ही रिपेयर का कार्य करना चाहिए। तो कार्य करते समय हमेशा एक हाथ का प्रयोग करना चाहिए, न कि दोनों हाथ का। मतलब कि इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस या रिपेयर संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमेशा एक हाथ का प्रयोग करना चाहिए। यह क्या है, एक प्रकार का सेफ्टी कोड है, इसको पालन करना चाहिए ताकि कोई भी दुर्घटना न हो सके। विद्युत उपकरण के पास ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना चाहिए और कार्य करते समय यदि हाथ में लोहे या घड़ी की वस्तु है तो उससे भी दुर्घटना हो सकता है, इसलिए कार्य करते समय लोहे की घड़ी या कोई भी हाथ में वस्तु नहीं पहनना चाहिए। ठीक इसी प्रकार कई सेफ्टी कोड होते हैं जो कि आप आसानी से बुक में पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पे केवल मुख्य मुख्य लिखा है, 5 ही लिखा है, बाकी आप बुक में देख सकते हैं बहुत सारे। बुक की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है कॉसेस एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कॉसेस एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट मतलब कि एक्सीडेंट के क्या कारण हो सकते हैं। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिकल से संबंधित या इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्या क्या एक्सीडेंट के कारण हो सकते हैं और उनकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय करने होंगे। तो यही हमने लिखा है कि इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर से संबंधित कार्य करते हैं तो उस कारण से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है। यह एक्सीडेंट श्रमिक की गलती से भी हो सकता है और मशीन की खराबी से भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कुछ मुख्य कारण है वहाँ पे हमने लिखा है। तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट क्या है उसको बता देते हैं कि एक्सीडेंट क्या होता है। तो वैद्युत दुर्घटना जो होती है एक अनडिजायर्ड मतलब कि ना चाहते हुए भी जो उत्पन्न हो जाए, अनडिजायर्ड एंड अनएक्सपेक्टेड घटना है जो कि विद्युत प्रवाह के कारण होता है या इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। इस घटना के बाद क्या होता है, नुकसान होता है, या तो श्रमिक को नुकसान होगा या तो जो उपकरण लगा होगा उसका नुकसान होगा। तो पहला जो है यांत्रिक कारण होता है, जब मशीनों की बनावट तथा डिजाइन असुरक्षित होता है तो दुर्घटना हो सकती है, यांत्रिक कारण के अंतर्गत आता है। नो ट्रेनिंग, अगर जो इंडस्ट्री है या किसी भी कोई भी काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से संबंधित तो अगर उसमें आपको पूर्ण जानकारी नहीं है तो भी दुर्घटना हो सकती है। जब श्रमिक बिना पूर्ण जानकारी व ट्रेनिंग के ही कोई कार्य करता है तो दुर्घटना हो सकती है। अनसेफ रूल एंड ट्रेनिंग मतलब जो सेफ्टी कोड बनाया गया है अगर आप उस सेफ्टी कोड को नहीं फॉलो करते हैं तो भी दुर्घटना हो सकती है। सेफ्टी कोड के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है असुरक्षित भौतिक दशा।
अगला है असुरक्षित भौतिक दशा, मतलब कि असुरक्षित भौतिक दशा जो है वातावरण से संबंधित है। अगर जिस वातावरण में श्रमिक कार्य कर रहा है वहाँ का ताप अधिक है या फिर वहाँ का ताप बहुत कम है, तो क्या होगा, व्यक्ति जो होगा उसको कई प्रकार की शिकायतें आने लगी है, सिर दर्द होना और भी कई शिकायतें आ सकती हैं। तो इस दशा में भी क्या हो सकता है, श्रमिक की वजह से क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। असुरक्षित क्रियाएं, जैसे कि ऐसी दुर्घटना जो मशीन परिचालक की स्वयं की असावधानी से कारण होता है। जैसे कि मशीन को अगर आप अनसेफ्टी स्पीड पर चला देते हैं तो भी दुर्घटना हो सकती है। और मशीन की सुरक्षा युक्त जो जो मतलब कि सेफ्टी टूल्स हैं उनको प्रयोग अगर आप नहीं करते हैं तो भी क्या हो सकती हैं, घटना हो सकती है। तो मशीन को अगर आप ओवरलोड कर देते हैं तब भी घटना हो सकती है। और अगला जो है व्यक्तिगत कारण से दुर्घटना, इसको बता देते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है, इस श्रेणी में जो होते हैं व्यक्ति से संबंधित कोई भी त्रुटि आने पर क्या होता है, दुर्घटना हो सकती है। जैसे श्रमिक की आयु अगर कम है, उनसे आप काम ले रहे हैं, उसको पूर्ण जानकारी नहीं है तो भी दुर्घटना हो सकती है। श्रमिक का स्वास्थ्य अगर नहीं ठीक है तो भी दुर्घटना हो सकती है। अगर उसको पूर्ण ट्रेनिंग नहीं है तो भी दुर्घटना हो सकती है। कुल मिला के मतलब कि व्यक्तिगत कारण से दुर्घटनाएं जो होती हैं वो इस श्रेणी में आती हैं। तो अगला जो है वो है विद्युतीय कारणों से दुर्घटना। तो विद्युतीय कार्य करते समय टूल्स का प्रयोग न करना, जो कि मतलब सेफ्टी टूल्स आपको दिए गए, अगर आप उनका प्रयोग नहीं करते हैं तो भी क्या दुर्घटना हो सकती है। जैसे प्लास, पेचकस, रबड़ के दस्ताने आदि न पहनने से विद्युतीय कारणों से दुर्घटना हो सकती है। अब हम देखेंगे इन विद्युतीय कारणों को देख लिया जिनके कारण दुर्घटना हो सकती है। अब उसको रोकने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो दुर्घटनाओं को रोकने व उनसे बचने के लिए बहुत से सुरक्षा प्रबंध करने चाहिए। तो मुख्य हमने कुछ लिखा है यहाँ पे, तो उसको देख सकते हैं। सुरक्षित कार्यस्थल का अभिन्यास, मतलब कि कार्यस्थल पर पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि श्रमिक आराम से बिना बाधित हुए कार्य को कर सके। कार्यस्थल श्रमिक के कार्य करने के अनुरूप होना चाहिए। उचित कार्यकारी दशा, सुरक्षित कार्यस्थल का अभिन्यास, इसमें क्या होता है कि कार्यस्थल पर पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि श्रमिक आराम से बिना बाधित हुए कार्य को कर सके। कार्यस्थल श्रमिक के कार्य करने के अनुरूप होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो श्रमिक कार्य कर रहा है वहाँ पे क्या पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वो मुड़ के इधर होके उधर होके आराम से मतलब कोई भी कार्य बिना बाधित हुए कर सके। तो उचित कार्यकारी दशा, मतलब कि वातावरण संबंधित है, मतलब कि जिस वातावरण में वह कार्य कर रहा है वहाँ का वातावरण उसके अनुकूल होना चाहिए। मतलब कि पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, उचित तापमान होना चाहिए और धूल रहित वातावरण होना चाहिए। तब क्या हो सकते हैं, विद्युत दुर्घटना को हम रोक सकते हैं। उचित टूल का प्रयोग, मतलब कि उस कार्य से संबंधित जो भी सेफ्टी टूल हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, तब भी दुर्घटना को रोक सकते हैं। गीले हाथों से या पानी में खड़े होने के दौरान कभी भी किसी बिजली को नहीं छूना चाहिए और गीले क्षेत्रों में रबड़ के जूते पहनना चाहिए। दुर्घटना को रोकने के लिए ये सब कई कारण दिए गए हैं जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी तरह के टूटे या डैमेज टूल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इसके अलावा भी दुर्घटना से बचने के लिए कई प्रकार की सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि दुर्घटना को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो कुछ इसमें बता दिया आपको, पांच तरीके बता दिए कौन दुर्घटना को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। आप बुक से और भी पढ़ सकते हैं, बुक में बहुत सारा दिया गया है। तो अगला देखते हैं कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो उसके लिए क्या हो, कृत्रिम श्वास के देने की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो समझते हैं इसको पहले कि जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक मतलब विद्युत झटका लगता है तो उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके लिए उस व्यक्ति को कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल मनुष्य द्वारा क्या श्वसन कराया जाता है। और कृत्रिम श्वसन तब तक कराया जाता है जब तक उस व्यक्ति की हृदय गति चल रही है। मतलब कि जब तक उस व्यक्ति की हृदय गति चल रही है तब तक उसको श्वसन क्रिया कराते हैं, अथवा जब तक व्यक्ति क्या होता है प्राकृतिक श्वसन प्रारंभ नहीं कर देता, मतलब कि खुद से वह श्वास लेना प्रारंभ नहीं कर देता, तब तक क्या कहते हैं कृत्रिम श्वसन की प्रक्रिया कराते हैं। या तब तक कराते हैं जब तक कोई चिकित्सक न आ जाए। इस कार्य को करने के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। कृत्रिम श्वसन की कई विधि हैं, जैसे माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन, मतलब कि जब रोगी की त्वचा जल गई हो तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि मुंह के द्वारा जो रोगी है उसके मुंह में क्या कहते हैं कृत्रिम श्वसन कराया जाता है।
इसी प्रकार की कई विधियां हैं जो कि बहुत आसान है, आप बुक से देखकर आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला है होल्गर नेल्सन विधि है, सिल्वेस्टर विधि है, इप्स रॉकिंग विधि है, शेफर की पेट के बल दबाव विधि। तो 5 विधियां हैं जो बुक में दी गई हैं, आप वहां से इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब हम आपको एक बार सिलेबस फिर से दिखा देते हैं। सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पूरा बता दिया। यहाँ पे आपको लास्ट बचा है वर्कमैन सेफ्टी डिवाइसेस, मतलब कि कोई भी श्रमिक इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर से संबंधित कार्य कर रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं जो उसको सुरक्षा प्रदान करेंगी। तो कार्मिकों की सुरक्षा के लिए निम्न सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। वो रबड़ के दस्ताने ताकि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, रबड़ की चटाई, मतलब अगर फर्श क्या है गीला है तो वहाँ पे रबड़ की चटाई बिछा दी जाती है, रबड़ के जूते, लकड़ी का स्टूल, सुरक्षा बेल्ट, हस्त लैंप, विद्युत रोधी प्लेटफॉर्म। तो ये कुछ डिवाइसें हैं जो वर्कमैन के सेफ्टी प्रदान करती हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस में कि हमने सारा यहाँ पे हेडिंग जो है यहाँ पे बता दिया आपको। तो इस कोई बेहद खास चैप्टर नहीं था, इसमें केवल थ्योरी टाइप का था, केवल समझने वाली बात थी, आपको समझना है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है, अगर आप इतना भी लिख लेते हैं एग्जाम में तो आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। अगला चैप्टर की वीडियो हम जल्दी लाएंगे।